हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल सिनेरियो। यहाँ तक हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज से हम वर्तमान युद्ध और युद्ध विराम से आगे देखेंगे। तो पिछले का जो लेक्चर था थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी नहीं था हमारे पीडीएफ में, लेकिन आज से जो हम लेक्चर जिससे रिकॉर्ड करेंगे वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ है। तो इजराइल फिलिस्तीन शांति समझौता, ठीक है, अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता में, 1 सेकेंड, ओके, अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता हुआ। इसका जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें समय कम लगे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में मध्यस्थ के रूप में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। हालांकि फिलिस्तीनियों द्वारा मध्यस्थ के रूप में इसकी विश्वसनीयता पर लंबे समय से सवाल उठाए जाते हैं। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन और अन्य अरब संगठन द्वारा इजराइल की आलोचना करने वाले सुरक्षा परिषद के अधिकांश निर्णयों पर वीटो लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की गई, क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल को सपोर्ट करता है और अमेरिका के सह पे ही जो है इजराइल बहुत सारे युद्ध में भाग लेता है और उसको आराम से एग्जीक्यूट करके जीत भी लेता है। विदित हो कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का सबसे बड़ा कारण यरूशलेम की इसके कारण है। इस पर आधिपत्य स्थापित करें। यहूदी, ईसाई और इस्लाम सब कोई के लिए ये धार्मिक स्थल है, इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों का लड़ाई के बीच। इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ। हाल तक हमेशा पूर्ण विजय तक लड़ने की कसमें खाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के तमाम आह्वानों का विरोध करते रहे। तो आगे बढ़े। पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद। 9 अक्टूबर 2025 को शुरू हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने 19 अक्टूबर 2025 को कतर में सीज फायर पर हस्ताक्षर किए। तुर्की में 25 से 30 अक्टूबर तक आतंकवाद से निपटने को लेकर हुई दूसरी बातचीत का दौर बिना किसी समझौते के खत्म। ठीक है। तालिबान ने कहा तालिबान किसी भी अफगानिस्तान की ज़मीन दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच दुरंत लाइन को लेकर के हाल ही दिन में विवाद है, तो पाकिस्तान ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। सर हेनरी डुरंट और अमीर अब्दुल रहमान के बीच बनी यह सरहद आज भी दोनों देश के बीच तनाव की वजह है। डुरंट लाइन क्या है? 1893 में सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंट और उस वक्त के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे डुरंट लाइन कहते हैं। पाकिस्तान डुरंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता, वही अफगानिस्तान इससे इनकार करता है। तालिबान सहित अफगानिस्तान की पिछली सरकारों ने इसे एक बनावटी बंटवारा बताया है जो पश्तून कबीलाई ज़मीनों को बांटता है और अफगानिस्तान की संप्रभुता को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था हमारे बीच। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता। अगस्त 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कौन सा रीजन है? यह नागोर्नो काराबाख पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। इस समझौते के तहत अमेरिका को दक्षिण कॉकेसस माउंटेन है में ट्रंप मार्ग फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नामक ट्रांजिट कॉरिडोर के विकास के विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। विदित हो तो ये बेसिकली जो है ना, ये यहाँ पे दो देशों का विवाद है। वर्ष 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने नागोर्नो काराबाख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वाला रीजन PCS के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। UPSC ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, नागोर्नो काराबाख ये सीधा आपको मैपिंग के जरिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार मैप में बस देख लें, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का क्या रुख है? भारत इस शांति समझौते का समर्थन करता है क्योंकि वह आर्मेनिया और अजरबैजान को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा मानता है।
INSTC। थाईलैंड, इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, सर्च करके इसको देख लें। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष क्या है भाई? बॉर्डर का संघर्ष है दोनों के बीच, इसके हाल ही वर्षों में सैन्य टकराव हुए। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापारिक समझौते रोकने की चेतावनी के बाद दोनों देशों ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम का फैसला लिया, लेकिन फिर से जो है दिसंबर 2025 में यह संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। इसराइल ईरान संघर्ष और अमेरिका। 13 जून 2025 को शुरू हुए इसराइल ईरान संघर्ष ने 22 जून 2025 को एक नया मोड़ लिया, जब अमेरिका भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के नतांज पहला, दूसरा फोर्दो, तीसरा इस्फान, 1, 2, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या था ये? परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके 2 दिन बाद जून 24, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कतर की मध्यस्थता में से एक युद्ध विराम लागू किया, जिसने इस तनाव को अस्थायी रूप से रोकने का काम किया। ठीक है, ये अमेरिका ने किया है। ठीक है, ये तीनों जो है टारगेट किसने किया? अमेरिका ने। आगे हम इजराइल को देखेंगे। साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, तब उस वक्त तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। उस दौर में इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना इजराइल का प्रमुख लक्ष्य है। इजराइल का मानना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। अमेरिका के साथ इजराइल के अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हो गया तो फिर उसके लिए खतरा बन सकता है। इजराइल और अमेरिका शुरुआत से ईरान की मंशा पर सवाल उठाते आए हैं। दोनों का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना होगा। तो अमेरिका ने किसको 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। वो क्या था? नतांज, फोर्दो एंड इस्फान। कौन कौन सा? नतांज, फोर्दो एंड इस्फान, ये याद कर लेना है। भारत पाकिस्तान संघर्ष। कितने युद्ध हो चुके हैं? 47 से 48 पहला, 65 दूसरा, तीसरा 71, 99 चौथा, और 25 में पहलगाम में एक आतंकवादी हमले में जवाब में ऑपरेशन सिंदूर नामक एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ। पहलगाम में एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की। 4 दिनों तक चला। मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत ने हारोप, खड़गा और स्वार्म ड्रोन से पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया, जबकि पाकिस्तानी ने तुर्की और चाइना वाला ड्रोन इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। स्वार्म ड्रोन और हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए स्वदेशीकरण AIR काउंटर ड्रोन तकनीक जरूरी है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करेगा। 22 अप्रैल 2025, ये याद रखिए, वन लाइनर एग्जाम में पूछता है। इस टाइप का फैक्ट उठाकर पूछ देता है जो बेतुका चीज़ है। पहलगाम आतंकी हमले और 26 नागरिकों की हत्या के बाद शुरू हुआ। 22 अप्रैल 2025 को निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे आपका। रिवर प्लस डैम, कैसे पानी वाटर ब्लॉक करता है इंडिया, ये सब। बालीघाट डैम किस नदी पे, ये सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए आपको। चीन ताइवान विवाद एक पुराना मुद्दा है। चीन को ताइवान जो है अपना हिस्सा मानता है, उसे पुनर्मिलन करने की बात करता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यह विवाद कब हुआ? 1939 के अंदर चीनी क्रांति के बाद से, जब राष्ट्रवादी सरकार ताइवान भाग गई। ये वहीं की सरकार है जो वहाँ पर जब रिवॉल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन, जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हुई, तो ये जो सरकार वहाँ की ओरिजिनल वाली थी, ताइवान वाले इलाके जा करके वहाँ पे ये इन्होंने सरकार अपना स्थापित कर लिया। और उसके बाद से ये चीन जो है उसको, ताइवान को जो कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो है चीन जो है आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC कहते हैं इसको।
आप देख सकते हो यहाँ पे PRC, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच कंटेंशन होता रहता है शुरुआत से ही। चीन ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। उल्लेखनीय है कि ताइवान की स्वतंत्रता को अमेरिका से देशों का समर्थन प्राप्त है। चीन इसको खतरा मानता है। ठीक है, ताइवान का सैन्य मदद US करता रहता है। अब आगे देख लेते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान संघर्ष प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन 1991 तक सोवियत संघ का सदस्य रहा था, जब तक कि उसका विघटन हो गया, और रूस तब से ही इस देश को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता रहा। 2014 में यूक्रेन के पूर्व औद्योगिक क्षेत्र डोनेट्स्क बेसिन में एक अलगाववादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण और उसके विलय के कारण इस क्षेत्र में समुद्री लाभ प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने यूक्रेन की सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने का वचन दिया, मतलब कुल मिलाकर इसको बर्बाद कर दिया। रूसी आक्रमण के कारण क्या क्या है? रूस ने यूक्रेन के आर्थिक महत्व को ध्यान रखते हुए यूरेशियन आर्थिक समुदाय EAEC में यूक्रेन की सदस्यता मांगी, जो एक मुक्त व्यापार समझौता है जो 2025 में अस्तित्व में आया। अपने विशाल बाजार, उन्नत कृषि और औद्योगिक उत्पादन के साथ यूक्रेन को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, लेकिन यूक्रेन ने समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये एक कारण था। कारण नंबर 1, नाटो में चाहता है यूक्रेन शामिल ना हो, ये कारण नंबर 2 है। और ये ये शामिल होना चाहता था। रूस की क्या क्या मांग है? रूस ने नाटो वाला मांग जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस ने नाटो से अपनी सैन्य तैनाती को 1990 के दशक के स्तर पर लाने वाले तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाने को कहा है। इसके अलावा रूस ने नाटो से यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ अपने सैन्य सहयोग को रोकने के लिए कहा है। ओके, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। खाद्य पदार्थ कीमतों में वृद्धि, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, दुनिया की व्यवस्था को अस्थिर किया, ब्ला ब्ला ब्ला। मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट। 14 अक्टूबर 2025 को मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना को संसद ने महाभियोग लगाकर हटा दिया और एक उच्च सैन्य इकाई कैप्सट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। एंड्री रजोएलिना, एलिना याद रखो। कहाँ की? मेडागास्कर। ये आदमी है या औरत पता नहीं चल रहा है। यह घटना युवा जेनजी के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन का परिणाम है, जो देश की आर्थिक और बुनियादी समस्याओं से उपजी है। सितंबर 2025 में इन्होंने संसद का भंग करने का आदेश दिया। रजोएलिना, जो वर्ष 2009 के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए थे, पर भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप लगे। ये खुद भी तख्ता पलट करके ही आए। मेडागास्कर के युवा, खासकर जेनजी का जन्म कब इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जेनजी आजकल हर जगह चल रहा है। ये वाला पीरियड में जो पैदा होता है उसको जेनजी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रपति का नाम बस ध्यान रख लें, बस उतना से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनजी वाला ये डेट याद रख लें बस। 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की राजनयिक पहल है। इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति रक्षा तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क, ये सब है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, सक्रिय तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना और इस तरह पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्थिक विकास में सुधार करना, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। एक UPSC मेंस में इस टाइप की चीज़ें लिखी जाती है कि एक्ट ईस्ट, ठीक है, थ्रू नॉर्थ ईस्ट। एक्ट ईस्ट की तरफ देखना है, लेकिन किस नजरिए से? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ताकि उनका भी विकास होता रहे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस देश में हाल ही फिलहाल में इस टाइप से पूछ लिया कि कफाला सिस्टम जो है किसने ख़त्म किया, तो यहाँ पर आपको सऊदी अरब लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बस रखें, कफाला सिस्टम याद रखने काफ़ी है।
इसमें जीवन और अधिकारों को नियंत्रण किया जाता था। कफाला जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका प्रयोजन यानी स्पॉन्सरशिप होता है, लेकिन बाद में यही स्पॉन्सरशिप जो है वो एक्सप्लॉयटेशन में बदल गया। 1950 के दशक से ही चला आ रहा है। सऊदी अरब के अलावा कतर, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में प्रचलित सिस्टम है। कफाला सिस्टम मूल रूप से तेल समृद्ध खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सस्ते विदेशी श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था। कफील कहा जाता था जो बंधा था, जिसके निवास, रोजगार, कानूनी स्थिति पर अधिकार रखता था। यह है बस दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कफाला सिस्टम सऊदी अरब ने ख़त्म किया। और कितने पेजेस हैं इसके अंदर? ओके, ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है इसको। एपिक क्या है? 2025 एपिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होगी, जिसका विषय है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर है। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। जीडीपी 60% कवर करता है, ट्रेड दुनिया का 47% कवर करता है। दैट्स इट, पढ़ लिया हमने इसको। भारत चीन सीमा विवाद, एक समग्र अवलोकन। देखो, बहुत ही फेमस एक ये है ना, इसके बारे में, चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन का सीमा विवाद उन देशों से भी है जिससे चीन अपने बॉर्डर शेयर नहीं करता। शेयर विथ चाइना। भारत और चीन के बीच दो अपेक्षाकृत बड़े और कई छोटे अलग अलग भूभागों की संप्रभुता को लेकर चल रहा है एक क्षेत्रीय विवाद है। कहाँ कहाँ से है ये? किसका दिया हुआ है? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो थी उन लोगों की, एक्सप्लॉयटेशन जिस तरीके से उन्होंने किया, और बाद में जाते जाते हमारे लिए एक सर दर्द करके गए। यह विवाद पश्चिमी लद्दाख, अक्साई चीन, मध्य में हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वी में सिक्किम और अरुणाचल, 3 फ्रंट पे है। लोग बेसिकली चाइना से लड़ रहे हैं। मंचू साम्राज्य के नक्शे 1721 और 1761 और शिमला सम्मेलन 1913-14 भारत के दावों का समर्थन करते हैं। शिमला सम्मेलन क्या था? भारत, तिब्बत एवं गणतंत्र चीन आरओसी के बीच सीमाओं को स्पष्ट करना था। उस वक्त क्या था? आरओसी था। उस वक्त पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, चाइनीज रिवॉल्यूशन उस वक्त नहीं हुआ था। जब से ये पीआरसी जब से आया है ना, इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ओके, ये तो ताइवान चले गए बेचारे, इनको तो मार के भगा दिया वहाँ से। सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में 1913-14 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक समझौते का आयोजन किया, शिमला सम्मेलन का नाम लिया। मुख्य परिणाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल करती हुई मैकमोहन रेखा प्रस्तावित हुई। आरओसी ने तिब्बत के हिमालय के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों अरुणाचल पर दावा नकारा, क्योंकि गैर तिब्बती और स्वशासित थे। देखो, उस वक्त काफ़ी मतलब आराम से ये समझौते हुए थे, क्योंकि उस वक्त चाइना उतना स्ट्रांग नहीं था। चाइना उतना स्ट्रांग नहीं था ना, वहाँ पे कम्युनिज्म थी। सच बात है, कम्युनिज्म जैसा अफीम दुनिया में कोई नहीं है। मार्च 1914 में भारत तिब्बत सीमा समझौता हुआ, 1914 के संरेखन के रूप में जाना गया। चीन ने मैकमोहन रेखा को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। आरओसी का रुख। शिमला सम्मेलन में आरओसी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि तिब्बत का असम की ओर आदिवासी पट्टी अरुणाचल पर कोई दावा नहीं है। इन क्षेत्रों को भारत के प्रभाव क्षेत्र में छोड़ दिया गया। ये कुछ नक्शे हैं, हमारे काम के नहीं है। 1914 और फिर 1899, तुम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, कोई मतलब नहीं इसका पढ़ना। मंचू शासन, वहाँ का कुछ राजा वजह था। परिणाम 1914 एवं नॉट इम्पोर्टेंट फॉर क्लेम्स। आरओसी के दावे, चीन की रणनीति। आरओसी की नक्शा निर्माण शैली को अपनाया। वर्ष 1954 में चाउ एन लाई ने नेहरू से स्वीकार किया कि पुराने नक्शे छापे गए, किंतु जानबूझकर सीमा बदलने की मंशा नहीं।
चाउ ने भारतीय साक्ष्यों में कमियों निकालने की कोशिश की, किंतु चीन साक्ष्यों का कम उल्लेखन किया। इसे विशेषज्ञों ने ट्रैप करार दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी लड़ाइयाँ चल रही है चीन के साथ। हालिया जो तनाव आपका देखने को मिला था 2020, 5 साल हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, हिमनद के पिघलने से संसाधन विवाद और बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ। सलामी स्लाइसिंग, ये इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना होता है। क्रमिक अतिक्रमण से एलएसी पर तनाव बढ़ता है। अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख में पूरे सैन्य विघटन भारत ने भूटान में केलेफू माइंडफुलनेस सिटी का समर्थन किया। अब हमारे लिए ये सब काम का नहीं है, जो हमारे बीच के काम का था वो हमने डिस्कस कर लिया कि बस इतना याद रखना है। आरओसी, पीआरसी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1950 के बाद आया। 3 फ्रंट पे भारत गिरा हुआ है, बात खत्म। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अथवा नेपाल संकट। हाल ही में नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई नेपोटिज्म, डिजिटल स्पॉन्सरशिप के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ। जेनजी वाला, जेनजी क्या है, 1997 से 2000, जब मैं भूल चुका हूँ इसको, एक बार देख लेते हैं। 2012 जो इंटरनेट का युग है उसको कहते हैं। नेपाल में तो ये हुआ। 2008 से राजशाही खत्म हुई थी नेपाल के अंदर। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना ये पूछ सकता है, खास करके बिहार एसएससी सीजीएल के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सीधा आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक है कि पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। जहाँ द्विसदनीय संसद है, प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका, और राष्ट्रपति औपचारिक राज्य प्रमुख है, नॉमिनल, जिसे कहते हैं भारत की ही तरह। हाल ही में नेपाल द्वारा सरकार 26 मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। युवाओं का गुस्सा भड़क उठा और फिर वहाँ पर आंदोलन शुरू। इसके बाद किसे वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर रखा गया? सुशीला कार्की, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। भ्रष्टाचार विरोधी रुख रहा है इनका, काफ़ी अच्छा इनका क्रेडिबिलिटी है, काफ़ी अच्छा इमेज है। यहाँ से इन्होंने वकालत शुरुआत किया। नेपाल प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लें आप। आगे हम पढ़ते हैं। दिएला, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि विश्व की पहली एआई निर्मित मंत्री हैं। कहाँ की हैं? अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एआई मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया नाम क्या है? दिएला। यह कदम न केवल अल्बानिया बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रशासनिक प्रयोग और नवाचार का प्रतीक माना जा रहा है। दिएला किसी मनुष्य की तरह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, बल्कि एक कोड और पिक्सल से बनी एक आभासी मंत्री है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता, तो अरब का आप रुख देख सकते हो किस तरीके से इनका आतंकवादी माइंडसेट के ये लोग हमेशा कभी बदलते नहीं हैं। पाकिस्तान से भी हाथ मिला रहे हैं, इनके मेजर को भी अवार्ड देंगे, फिर मोदी जी जाएंगे तो उनको अवार्ड देंगे। तो सपूला कभी भी अच्छा नहीं होता है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हुआ हमला दोनों पर हमले के समान माना जाएगा। नाटो में भी यही सिस्टम है, लेकिन अफसोस है कि ज़्यादा कुछ सऊदी अरब उसकी मदद कर नहीं पाएगा। यही है कि बस पैसे से उसको मदद कर सकता है, क्योंकि बेचारा खुद यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अपना फोर्स तक नहीं रखता। सऊदी अरब, कोई भी अरब देश अपना आर्मी नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि आर्मी अगर रखेगा तो उसका तख्ता पलट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। हमेशा ये लोग यूएस वगैरह से, यूएस बाकी देशों से हायर करते हैं आर्मी को, और एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ रखते होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके अंदर जो इनका वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यू सिस्टम जो है वो टॉलरेंस पे नहीं है, टॉलरेंस को मानता नहीं है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि
तख्ता पलट होना ही होना है कोई भी इस्लामी कंट्री के अंदर। यह समझौता दोनों देशों के बीच साझा इस्लामी एकजुटता पर रिलीजन बेस्ड है कोलैबोरेशन। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक मदद की थी 1971 वार में भी, देखो इसने भारत के ऊपर गलत ये किया। 2022 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से सम्मानित किया था। अभी भी देख रहे हो हेल्प दिया जा रहा है। ये समझौता पाकिस्तान की रणनीतिक सुरक्षा गारंटी जैसा है। सऊदी अरब को एशिया में एक प्रमुख मजबूत सैन्य सहयोगी मिल गया है। मतलब कुल मिलाकर बात इतना है कि अंत में ये घेरेंगे भारत को। संयुक्त रक्षा क्षमता को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, संभावित खतरों के खिलाफ संयुक्त रोकथाम। आगे बढ़ते हैं। चबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध। चबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। यहाँ पर भारत अपना पोर्ट तैयार कर रहा था, ठीक है। यह प्रतिबंध ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक प्रतिबंधों के एक दिन बाद लागू हुए। विदित हो कि 29 अक्टूबर 2025 को अमेरिका ने इस प्रतिबंध से भारत को 6 महीने के लिए छूट प्रदान की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अलग थलग करने की अधिकतम दबाव नीति के तहत अमेरिका ने चबहार बंदरगाह के लिए वर्ष 2018 में दी गई प्रतिबंध छूट को वापस लिया है। इस प्रकार वर्ष 2018 में भारत को दी गई विशेष छूट भी समाप्त हो गई है। ईरान फ्रीडम काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाए गए। काटसा भी एक अलग चीज़ है। काटसा काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, वो अलग है। ये वाला जो है अलग है। चबहार बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा जान ले कि मई 2014-16 के अंदर मोदी जी जो है भारत, ईरान व अफगानिस्तान द्वारा इन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा चबहार समझौता स्थापित करने के लिए INSTC हमने पीछे देखा था, एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चबहार ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान प्रांत, ये पूछ सकता है सिस्तान, ये ध्यान रखना है, बालूचिस्तान प्रोविंस, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। गहरे पानी का बंदरगाह है। यह भारत का सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है और खुले समुद्र में स्थित है। इससे बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान एवं सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होती है। चबहार का निकटतम भारतीय बंदरगाह गुजरात में कांडला बंदरगाह से इतनी दूरी पर है। भारत प्राचीन काल में प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी ने तारीख अल हिंद में लिखा था कि भारत की तटीय सीमा तिज से शुरू होती है, जिसे अब चबहार के नाम से जाना जाता है। पास्ट में ये भारत का ही पार्ट था ईरान तक। इसका महत्व क्या है? भारत चबहार बंदरगाह पर निर्मित शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के माध्यम से पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक माल भेज सकेगा। ये है INSTC। ये सब हमारे प्री में काम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कार सोल दक्षिण चीन सागर का विवादास्पद क्षेत्र है। स्कार सोल दक्षिणी साउथ चाइना सी का विवादास्पद क्षेत्र है। इसका ज्योग्राफी आपसे पूछ सकता है। किसके किसके बीच है? फिलीपींस और चाइना। स्कार सोल के बारे में पूछ लेगा थोड़ा। ये क्या है? एटॉल है, समुद्र में बनता है ये लैंडफॉर्म, ओशियनिक लैंडफॉर्म होता है। इसे चीन में हुआंगयांग द्वीप और फिलीपींस में पानाटाग सोल या बाजो दे, थोड़ा सा अजीब अजीब नाम है, बाजो दे मासिनलोक, ठीक है। ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है। यह दक्षिण साउथ चाइना सी के मध्य में स्थित है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के निकट है, जहां से 3 ट्रिलियन से अधिक का वार्षिक व्यापार होता है। तूफानों के साथ एक सुरक्षित सेफ हेवन का भी काम करता है। सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। फिलीपींस और चाइना लड़ रहे हैं इसके ऊपर। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंध 2 से 4 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने, हाल फिलहाल का है, सिंगापुर के PM का नाम याद रख लेंगे, लॉरेंस वोंग। दोनों देश के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं मित्रता के।
विदित हो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के आमंत्रण पर भारत की यात्रा की थी। अब ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। यूपीआई वगैरह पे बात चल रही है। चेन्नई में उन्नत विनिर्माण के लिए भारत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर सहमति बनाई। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि किस देश की मदद से चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई या फिर सहमति दी गई। इसमें सिंगापुर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंध क्या है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, नवीन चंद्र राम गुलाम, एकदम भारतीय टाइप का, ठीक है। बिहारी, भोजपुरी यहाँ पर शायद खूब चलता है, उससे याद रख लेंगे। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, वाराणसी में दोनों मिले। क्या क्या दोनों के बीच हुआ है? नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता है भारत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने गंगा आरती की, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस को भारत का परिवार बताते, दोनों देश की ऐतिहासिक वगैरह सब बात होती रहती है। भारत ने मॉरिशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ये इंपॉर्टेंट। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगा, भारत ने मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 500 बेड वाला सर शिव सागर राम गुलाम नेशनल अस्पताल, पशु चिकित्सालय और पशु स्कूल स्थापित करने में सहयोग करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पापुआ न्यू गिनी के 50वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस में शामिल हुआ ये क्या है? कदमत, अच्छा, INS कदमत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 साल पूरा हुआ स्वतंत्रता दिवस का। युद्धपोत भारत का क्या है? कदमत, वहाँ पर पापुआ न्यू गिनी गया, बात खत्म। कदमत के बारे में थोड़ा सा जान ले। कामोटा क्लास, ये तो याद जनरली रहता नहीं हम लोगों को, क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कॉर्वेट। जब टेक्निकल चीज़ है तो जब आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, इसके अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, UPSC वगैरह में पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्वेट पढ़ा जाता है। सारे जितने भी हमारे जो रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, उनके पर हम लोग वहाँ पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पर बस याद रख लें, कामोटा क्लास, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कौन सा गया था? INS कदमत। भारत पापुआ न्यू गिनी संबंध क्या है? दोनों देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। नौसेना की उपस्थिति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, द्वीप सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का मतलब यही है। भारत FTA व्यापार समझौता, EFTA, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया, जो 1 अक्टूबर 2025 से। तो इधर बहुत सारे जो है ना, ये आपके मुक्त व्यापार वाला जो समझौता है वो काफ़ी साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक जगह पर जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उनका एक जगह पे 1 2 3 4 5 करके नोट्स बना लेंगे, तो वो चीज़ ध्यान में रह जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा समझौता है जिसमें निवेश एवं सतत विकास के लिए कानूनी बाध्यकारी प्रावधान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, खास करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह पर जब भी हम बात करते हैं इस तरह का कोई भी अगर पैक्ट साइन होता है, वहाँ पर कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं होता है, ठीक है, वॉलंटरी सा होता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मैं इसको रखना चाहूँगा। सतत विकास किसको कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट को निवेश कहते हैं। 1960 में स्टॉकहोम संधि द्वारा स्थापित किया गया, मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। सदस्य देश कौन है? आइसलैंड, लिंकनस्टेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं, किंतु यूरोपीय एकल बाजार और शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। शेंगेन एरिया, एक बार इसको सर्च करके जरूर देखें, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। मैं यहाँ पर इसको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक हुई। कहाँ हुआ? तियानजिन, चीन में हुआ।
SCO की कई बैठक थी, 25वीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। चीन के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की। इस बार सम्मेलन का विषय संघाई भावना को कायम रखना, SCO की गतिशीलता। चीन ने 2025 को SCO सतत विकास वर्ष भी घोषित किया। SCO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जून 2001 में संघाई चीन में किया गया था इसका गठन, 2001 में चाइना में। SCO के गठन से पहले संघाई 5 नाम का एक संगठन था, S5। ये हो गया। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। भारत पाकिस्तान 2017 के अंदर ऐड होते हैं। दुशांबे में आयोजित वर्ष 2021 की शिखर वार्ता में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया। ईरान 2021 में ईरान भी आ गया इसके अंदर। 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में बेलारूस को इसके 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 10th कौन है? बेलारूस। रूसी तथा मंदारिन SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मंदारिन और रशियन। यह संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी, 22% भूमि, ये सब उतना याद नहीं रहता है कि ये हमने SCO देख लिया। अब गाजा में अकाल जो पड़ रहा है, इजराइल बॉम्बिंग जो कर रहा है, उसके बारे में ये चीज़ है। गाजा पट्टी की इस समय एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब संयुक्त द्वारा AI गवर्नेंस पर नई पहल आई है, ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। UNGA ने 2 ऐतिहासिक पहलें शुरू की हैं, ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। अभी टैरिफ बढ़ चुका है, ये प्रतिदिन बढ़ता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका यहाँ से क्लियर भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत इसके रिगार्डिंग करेंट अफेयर बढ़ चुका है, तो इससे बढ़िया है कि हम इसको गूगल करके इस टॉपिक को पढ़ लें। US टैरिफ ऑन इंडिया टाइमलाइन, ठीक है। ये जब हम डालेंगे तो ChatGPT पे या गूगल पे अच्छे तरीके से सारा एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो इस पर यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आधा अधूरा नॉलेज आपको मिलेगा इसके ऊपर। म्यांमार में आपातकाल की समाप्ति हो गई है। हाल ही में म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की। साथ ही 6 महीना के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। म्यांमार की सेना जो है तात माधव ने फरवरी 2021 में मतदान धोखाधड़ी का आरोप लगाया और वहाँ की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी आंग सूंग यू की, जो कि नोबलिस्ट भी थी, निर्वाचित सरकार का तख्तापलट कर दिया था। म्यांमार में आपातकाल लागू कर दिया, जिससे सेना को आदेश द्वारा शासन करने की अनुमति मिल गई। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति वगैरह हो गई, ठीक है। अब देखो फिर आ गया आपका शेंगेन वीजा। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए शेंगेन वीजा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कैस्केड प्रणाली की घोषणा की। शेंगेन वीजा के बारे में, यह एक संयुक्त वीजा प्रणाली है जो 29 यूरोपीय देशों में वैध होती हैं। एक जगह वीजा मिल गया आपको, 29 देश में ये वैध हो जाएगा। इससे वीजा धारक को 180 दिनों की अवधि में अधिकतम 90 दिनों तक रहने की अनुमति मिलती है। यह पर्यटन, व्यवसाय, पारिवारिक दौरे, चिकित्सा व राष्ट्र सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु मान्य होता है। रोजगार इसके अंतर्गत अनुमन्य नहीं है। रोजगार इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, रोजगार के लिए आप नहीं रह सकते वहाँ। TCAT 9 जापान का अफ्रीका के लिए नया दृष्टिकोण। टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोलन फ्यूचर डंकी सेंचुरी रिपोर्ट। ये एक NGO है, डंकी सेंचुरी, ठीक है। चाइना में 60 लाख गधों को एनजियाओ की दवा उत्पादन के लिए मारा जाता है। क्या है? एजियाओ। ये क्या कहते हैं?
जिलेटिन, जिलेटिन, लैटिन। ये क्या होता है, जवान रहने के लिए ये लोग महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये जियाओ मतलब और जियाओ हमको। इसका उपयोग होता है रक्त संचार, अनीमिया, अनिद्रा, साथ ही त्वचा को चबाए एवं स्वस्थ रहने के लिए। विशेष रूप से महिलाओं के बीच यह ज़्यादा लोकप्रिय है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान त्रिपक्षीय रेल परियोजना जो है, एक दो तीन, काबुल में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीनों देश एक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। मध्य एशियाई देशों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक सीधा संपर्क प्रदान करना है इसका लक्ष्य। यह पहला क्षेत्रीय व्यापार पारगमन आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य। ये सदस्य जुड़ते रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम GERD, ये इंपॉर्टेंट है। इथोपिया ने आधिकारिक रूप से ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के निर्माण कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था। लेक ताना जो है आपका ओरिजिन ऑफ ब्लू नाइल रिवर है, इथोपिया में ही है, ये इथोपिया में ही है। आप एक बार इसको सर्च कर लें, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है इस वक्त। यह अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना है, जिसे लेकर वर्षों से इथोपिया, सूडान, मिस्र जैसे के बीच कूटनीतिक विवाद चला आ रहा है। ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम, यह बांध मैंने कहा ब्लू नदी पर, नील नदी पर स्थित है। इसका निर्माण इथोपिया के बेनीसांगुल कुमुद क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपीएससी सीधा इसी टाइप से उठाता है कि ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, 5 देश का नाम दे देगा, वहाँ पे आपको इथोपिया टिक करना है। मसरेक बैंक क्या है भाई? हाल ही में यूएई के मशहूर बैंक मसरेक को भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति दी। कौन सा? मसरेक बैंक। बस इतना इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। क्या करता है नहीं करता है उतना कोई नहीं पूछने वाला। गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात में है, ये आपको समझ लीजिए एक तरीके से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह है, पूरा सिटी को डेवलप किया जा रहा है। क्वाड विदेश मंत्री बैठक 2025। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री स्तरीय बैठक 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा की गई। वाशिंगटन डीसी में हुई 2025। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना कब हुआ? 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा। अभी और भी बचा है काफी। अब अगले लेक्चर में हम हांगकांग अभी समय देखेंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा आगे नहीं खींचेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, पार्ट 3 ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।